हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और साथ ही में करंट अफेयर्स और आपके दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं हम वहाँ लगातार पोस्ट करते रहते हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर इस लेक्चर की बात करूं तो हम हर सप्ताह इसमें जो पूरा करंट अफेयर्स है, पूरा साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा मुख्य फोकस होता है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। ये जो वीडियो है ये आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं MPPSC के लिए, MPSI के लिए, PEB के लिए यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, जेल प्रहरी के लिए या किसी और अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम्स के लिए। आज इस वीडियो में हम 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, जो प्रमुख खबरें हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। आपको पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को भी लॉन्च किया। इसी क्रम में अभी जो सुरेश प्रभु जी हैं वो नीति आयोग के अमिताभ कांत, इसके अलावा और बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक वेबिनार पर चर्चा की, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर चर्चा की। इस वेबिनार में जो सुरेश प्रभु जी हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेशनल लॉजिस्टिक हब, बफर में सफ़र, नर्मदा टूरिज्म, एयर कार्गो, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़, टाइगर रिजर्व एडॉप्शंस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तत्काल अमल में लाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को ग्लोबल वैल्यू चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के बासमती चावल सहित प्रदेश के जितने भी अन्य वस्तुएं हैं, जितनी भी विशेष वस्तुएं हैं, उन्हें GI टैग प्रदान करने के लिए कहा। आगे बढ़ते हैं। इस वेबिनार में अगर हम देखें तो जितने भी विशेषज्ञ बैठे थे, चाहे वो नीति आयोग के अमिताभ कांत हो जाएं, सुरेश प्रभु जी हो जाएं और भी बड़े आला अधिकारी, तो उन्होंने इस वेबिनार के माध्यम से प्रदेश को वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सुझाव दिए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला सुझाव था मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द पूर्ण करना। फिर मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाना। इसके बाद परिवहन प्रणाली को सरल, स्पष्ट और सुविधाजनक बनाना, यानी कि आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक समय ऐसा था कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ। लेकिन फिर भी अभी अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना जो विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनके सड़कों से, इनके परिवहनों से अगर हम तुलना करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सुधार की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला उन्होंने कहा ग्रामीण, ट्राइबल एरिया टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगर ट्राइबल एरिया टूरिज्म की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में पातालकोट नाम की जगह है जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। वो आज भी आधुनिक समाज और आधुनिक सभ्यता से दूर हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उनकी सभ्यता को देखने के लिए, उनके कल्चर को देखने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम प्रदेश में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद ई-गवर्नेंस का विस्तार किया जाए और समय सीमा पर कार्य की जाए। ई-गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप घर बैठे बैठे जितने भी आपको कोई लाइसेंस चाहिए हो, आपने मोबाइल ऐप से या घर पे बैठ के लैपटॉप से या कंप्यूटर के माध्यम से आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इन अप्लाई होने के साथ साथ ये जो कार्य हैं इनको समय सीमा पर भी पूरा करना है। इसके बाद सब्जी, फल जैसे खराब होने वाले वस्तुओं के लिए परिवहन हेतु व्यवहारिक लॉजिस्टिक समाधान की बात की। अगर मैं इनकी बात करूं तो जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनको मार्केट में अगर सही समय पे नहीं बेचा गया तो फिर ये जो किसान है उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ ख़राब हो जाती है।
एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो भारत में जो फसल है वो खेत से मंडी तक आने के बीच में कम से कम 20% जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं या उपयोग लायक नहीं होती है। तो भारत जैसे देश जहाँ पे आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में फसलों का इस तरह से बर्बाद होना, ख़राब होना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जल्दी से जल्द समाधान की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रदेश में 225 सिंचाई परियोजना हैं, उन्हें 2023 तक पूरा करना है। विद्युत आपूर्ति और सौर ऊर्जा में प्रदेश को अग्रणी बनाना होगा। ये जो पूरा कार्यक्रम है, यानी कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो पूरा कार्यक्रम है, इसके लिए 3 साल का जो समय है वो निर्धारित किया गया है और इसे 3 स्तरों पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा वेबिनार हुआ, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश के जो और अधिकारी हैं और विभाग हैं उनकी बैठकें ली। इन बैठकों की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जी ने जब बैंक और बैंक क्षेत्र के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, मीटिंग की, तो उन्होंने बैंकों को MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो उद्योग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने के लिए कहा। इसी के साथ मुद्रा लोन उपलब्ध कराने के लिए कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञों से चर्चा करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो 3 साल का समय निर्धारित किया है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। उसी के साथ प्रदेश में जो डेयरी उद्योग हैं, जो मांस प्रसंस्करण यानी कि फ्रूट प्रोसेसिंग का काम करती हैं वो हो गई, पशु आहार बनाने वाले जो संयंत्र हैं, इस तरह के उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाने के लिए कहा। तो ये था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है प्रदेश में पोषण अभियान को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश में पोषण अभियान को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करके इस पोषण अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी जो होती है उनकी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में पोषण अभियान है उसे सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ियों का बेहतर कार्यक्रम होना या उनको बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने जो आंगनबाड़ियां हैं उन्हें हर एक आंगनबाड़ी को एक पक्का भवन देने तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी में पेयजल की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कहा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और योजना है, वो है ई मुलाकात। ई मुलाकात एक पोर्टल है जिसे गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिसका लोकार्पण किया। इसके तहत होता ये है कि जो जेलों में बंद जो बंदी हैं उनसे मुलाकात के लिए आप इस पोर्टल पर यानी eprisons.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, या जो भी मुलाकाती हैं या जो भी मिलना चाहते हैं उनसे वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट टाइप का मिल जाएगा। फिर उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर आप जाकर आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप उस बंदी से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगला है, ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु समितियों का गठन किया गया है। अगर 15 वित्त आयोग के द्वारा जो अनुदान राशि ग्रामीण क्षेत्रों और निकायों को मिलने वाली है या मिली है उसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण एवं विकास विभाग के जो अपर सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संकट है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। केसों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के तहत प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 इसकी शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रदेश में रोक टोक अभियान इसे भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें होता यह है
कि आपने देखा होगा कि मास्क सभी जगह अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बिना मास्क के बाहर घूमते हैं तो प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ इसमें अब एक नया कार्यक्रम ये भी जोड़ दिया गया है, जो अगर मास्क के बिना बाहर घूमता पाया जाएगा तो उसका न केवल चालान काटा जाएगा, साथ में उसे 2 मास्क भी दिए जाएंगे। इसी के तहत एक मास्क अनेक जिंदगी के तहत प्रदेश में लगभग 1,30,000 मास्कों का दान प्राप्त हुआ। इनसे अब तक 413 जो मास्क बैंक हैं वो बनाए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी कोरोना वायरस के ऊपर ही है। रूस ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस का कहना है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के सबसे करीब है और इस वैक्सीन के हुए अब तक सभी ट्रायल्स में ये दवा सफल रही है। रूस ने इस वैक्सीन को 12 अगस्त को लॉन्च करने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त 2020 को इस शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इस शिक्षा नीति के तहत काफ़ी सारी विदेशी भाषाओं का भी विद्यार्थी जो हैं वो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अभी इस नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करके जो चीनी भाषा है, जिसको मंदारिन कहते हैं, या इससे संबंधित जितनी भी भाषाएं हैं, उनको इस नई शिक्षा नीति के तहत हटा दिया गया है। नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बढ़िया और एक तरह से सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है। इस नई शिक्षा नीति के लिए मोदी सरकार ने 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी को बनाया था। इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी, एक प्रारूप बना के सरकार को दिया था, लेकिन सरकार को वो पसंद नहीं आया। उसमें फिर काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी सारे बदलाव किए गए, काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें घटाई गई। फिर जाके 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने इसे मंजूर दिया है। इसके पहले 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, जिसे 10+2 वाला सिस्टम जो अभी भी चल रहा है, उसे लाया गया था। उसके बाद से अब ये नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। काफ़ी बढ़िया शिक्षा नीति है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लूँ, पूरा हम एक डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है WHO से। WHO की अगर मैं बात करूं तो WHO ने कोरोना संकट के लिए जो चौथी आपातकालीन बैठक ली। इस आपातकालीन बैठक में उन्होंने 6 माह का जो पूरा विश्लेषण है कोरोना वायरस का, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके इन्होंने चेतावनी दी कि जो कोरोना वायरस है वो लंबे समय तक बना रहेगा। सीधी सीधी बातों में कहें तो उन्होंने रूस को कह दिया है कि भाई आप वैक्सीन कुछ भी बनाते रहो, लेकिन ये तो रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रोजगार सृजन कार्यक्रम। रोजगार सृजन कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रस्ताव खादी एवं ग्राम उद्योग ने तैयार किया और इसे मंजूरी दी MSME मंत्रालय के नितिन गडकरी जी ने। इस कार्यक्रम के अगर मैं उद्देश्य या कार्य की बात करूं तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य या कार्य है अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और ये पूरा PPT मॉडल पर कार्य करेगा। अगरबत्ती उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी समय पहले हमारे यहाँ घरों में हाथों से अगरबत्ती का निर्माण होता था। फिर उसके बाद जब से चाइनीज़ मशीन और चाइना और दूसरे देशों से मशीन के माध्यम से उत्पादन होने लगा, तो काफ़ी सारे ये जो छोटे छोटे उद्योग थे ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। खासतौर से अगरबत्ती के लिए जो स्टिक होती है, जो लकड़ी उसके अंदर यूज़ होती है, वो काफ़ी सारे देशों से, मुख्य रूप से चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया से हम इसको आयात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत सरकार ने जो हेलमेट है उसके भारत मानक ब्यूरो स्तर के हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। आपने देखा होगा कि कई सारे हम और आप जनरली हम ये कहते हैं कि चालानी कार्रवाई से या चालान वगैरह से बचने के लिए हम कोई भी सस्ता सा हेलमेट पहन लेते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन अब इसे सरकार ने मना कर दिया है और बिल्कुल जो स्टैंडर्ड वाले होंगे, जो भारतीय मानक ब्यूरो के स्तर वाले होंगे, वही हेलमेट अनिवार्य होंगे। हेलमेट पहनिए, हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है फेसबुक मैसेंजर रूम के लिए। फेसबुक मैसेंजर रूम को अभी लॉन्च किया गया, ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसे फेसबुक और व्हाट्सएप ने मिलकर शुरू किया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकतम 50 यूज़र
आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एक तरह से ये जूम ऐप और इस तरह के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप हैं उनके जैसा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक खबर है वो है डेटा प्रोसेसिंग एंड साइंस कोर्स के बारे में। हालांकि ये हमारे ना ही किसी एग्ज़ाम का पार्ट है और ना ही आपको किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे यहाँ पे इसलिए कवर किया है क्योंकि अगर आप डेटा साइंस या कंप्यूटर्स के फील्ड या इस तरह की टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्स को करें, क्योंकि अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भविष्य का फ्यूल है। तो इसी कार्यक्रम में जो मद्रास आईआईटी है, इसने एक सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया है, डेटा साइंस प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस कोर्स को। इसकी जो अंतिम तारीख है वो है 15 सितंबर 2020 तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक जो है वो आवेदन कर सकते हैं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं और साथ ही में ऐसे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, एक परीक्षाएं दी हैं, लेकिन किसी वजह से उनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। तो अगर आप इस प्रोग्राम के तहत इंटरेस्टेड हैं या आपके कोई जान पहचान वाले इस तरह के कोर्स को करना चाहते हैं तो आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महिला सैनिकों को जो कश्मीर का नियंत्रण रेखा वाला क्षेत्र है वहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये जो महिला सैनिक हैं ये असम राइफल की हैं और ये पहली बार है जब महिला सैनिकों को नियंत्रण रेखा पर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा को लॉन्च किया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को 10% राशि अलग से रखने के लिए कहा है। ये सुविधा क्या है? इसके तहत अगर मैं बात करूं तो आपका जो भी लोन इस समय चल रहा है उसको आप रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी 24 महीने की किस्तें बनी हैं, आप चाहते हैं कि 24 नहीं है उसको 36 होना चाहिए या 30 कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, तो आप अपनी किस्तों को बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जो ईएमआई का जो अमाउंट है, जो मंथली किस्त आप दे रहे हैं वो भी बदल जाएगा। या आप कम करना चाहते हैं अपने लोन का जो भी स्ट्रक्चर है, कुल मिला के आप उसको फिर से चेंज करना चाहते हैं तो ये सुविधा आरबीआई ने प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बेरूत से। बेरूत लेबनान का एक शहर है। वहाँ पर अभी एक जहाज़ था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, उसमें अचानक विस्फोट हो गया, धमाका हो गया, जिससे 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो गए। अगर इस शहर की बात करूं तो जैसे कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि धमाके से पहले कितना बढ़िया यहाँ पे स्ट्रक्चर था और धमाके के बाद पूरा ही मतलब जो इलाका था पूरा एक तरह से जिसको हम बोलते साफ़ हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल तबाह सी हो गई। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितना भयंकर ये था। न्यूज़ वगैरह में भी आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा। अगर मैं बात करूं बेरूत या लेबनान की तो जैसे कि आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, तुर्की के पास और तुर्की के नीचे आप देख रहे हैं, ऐसे तुर्की के नीचे और सऊदी अरब के पास ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 9 अगस्त की। 9 अगस्त किस लिए जाना जाता है? 9 अगस्त जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसे आरंभ किया गया। इसकी हम पृष्ठभूमि की बात करें तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ लेकर जो ब्रिटिश शासन है उसने जो नियम कानून थे उनको बहुत सख्त कर दिया गया था। शांतिपूर्ण गतिविधियां, जो शांतिपूर्ण उस समय आंदोलन चल रहे थे, धरना प्रदर्शन हो गया या इस तरह के आंदोलन जो चल रहे थे, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जो सामग्री थी, खाने पीने की सामग्री और इस तरह की जो दैनिक उपयोग की जो सामग्री थी, उन्हें युद्ध स्थलों पर पहुंचा दिया गया, जिससे देश के अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी उनकी कमी होने लगी, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगी। उसके बाद जापान का जो आक्रमण था उसके भय से ब्रिटिश सरकार ने जो उड़ीसा, बंगाल और असम वाला इलाका था वहाँ पर भूमि अधिग्रहण के लिए दमनकारी नीतियों को अपनाया।
बर्मा और मलय उसको खाली करने की ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, यानी कि बर्मा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान का जो म्यांमार वाला इलाका है वो उस समय बर्मा कहलाता था। मलय की अगर मैं बात करूं तो माफ़ कीजिएगा, मलेशिया के आसपास का जो इलाका है वो मलय कहलाता है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान ने आक्रमण किया तो ये इस पूरे इलाके को छोड़कर एक तरह से भाग गए। अब तुम जानो और भाई जापान जाने। तो एक ये नीति थी, इसके तहत भी लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आक्रोश था और एक तरह से जो उनके विश्वास में काफ़ी कमी आई कि भाई ये तो कभी भी हमको छोड़ के जा सकते हैं। उसी समय क्रिप्स मिशन आया हुआ था, 30 मार्च 1942 की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव दिए थे उसे उस समय के जितने भी बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए या महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, इन्होंने इस क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से नकार दिया था। इसको नकारने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस समय हम जो आंदोलन कर रहे थे, उस समय हम जो मांग कर रहे थे, हम मांग कर रहे थे पूर्ण स्वराज की। लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भाई हम आपको पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, आप हमें सहयोग करिए, हम आपको भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होगा कि एक तरह से सारी चीज़ें तो भारत के हाथों में ही होगी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा या अंतरिम शक्ति, आखिरी शक्ति किसके पास होगी, वो ब्रिटिश के पास ही बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आंदोलन के आरंभ की बात करूं तो इसको लेके काफ़ी असमंजस रहता है। काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा कि 8 अगस्त को ये शुरू हुआ, काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा कि ये 9 अगस्त को शुरू हुआ, तो डेट को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसको अपन देखते हैं। आरंभ की अगर मैं बात करूं तो 8 अगस्त को मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग हुई और गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और तब भारत की जनता तय करेगी कि इसे किसके हाथों में सौंपा जाना है। इस ऐतिहासिक भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 तारीख को ये पूरा कांग्रेस की बैठक हुई। 9 तारीख यानी दूसरे दिन से इसे भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया जाना था। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। 9 अगस्त को इसे आरंभ किया जाना था, लेकिन इसके आरंभ करने के पहले ही या इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही देश के जो बड़े नेता थे, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, तो इन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। काफ़ी सारे लोगों को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन काफ़ी सारे कुछ नेता थे जो भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब कि अंडरग्राउंड, यानी कि छुप गए। लेकिन और छुप कर इन्होंने ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू जो जी थी, इनको यवर्दा जेल में रखा गया। ये जो पूरी क्रांति थी इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने जब देखा कि ब्रिटेन एक तरफ उलझा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में और दूसरी तरफ देश में एक क्रांति चल रही है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इस पूरे आंदोलन की अगर मैं बात करूं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पूरे आंदोलन के तहत 940 लोग मारे गए, 1630 के लगभग जो लोग थे वो घायल हुए और 18,000 लोग थे जिन्हें नज़रबंद किया गया। इसी के साथ 60,000 से ज़्यादा लोग जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक और जानकारी है कि भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त को ही क्यों शुरू किया गया। अगर मैं इस पे बात करूं तो 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और उनके स्वतंत्रता प्रजातंत्र संघ के 10 कार्यकर्ताओं ने मिलकर काकोरी नामक स्थान पर जो सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन थी उसको लूटा था। इसकी स्मृति में भगत सिंह जी थे, उन्होंने काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाना शुरू किया। जब ये दिवस मनाना शुरू किया तो धीरे धीरे विशेष तौर से जो युवा थे उनका इस पर्टिकुलर दिवस के दिन इकट्ठा होने लगे। इसीलिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस आंदोलन के लिए खास तौर से इस तारीख को चुना था।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और आखिर क्यों ये सफल रहा और क्यों महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को ही इस आंदोलन के लिए चुना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हमने MPPSC 2019 मेंस, MPPSC 2020 प्री, MPPSC 2020 मेंस के लिए हमारे कोर्स को लॉन्च कर दिया है। काफ़ी कम और काफ़ी एक बहुत ही मामूली राशि में ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इन कोर्सेज़ को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं तो संकट अभी भी टला नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप घर पे ही रहें, घर पर पढ़ाई करें। बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।